तो और उससे बेस्ट मटेरियल सोशियोलॉजी का है भी नहीं यूट्यूब पे। मैं तो बाथरूम में भी लगा करके सुनता रहता था कि कुछ याद ही हो जाए सुनते सुनते। वेन डायग्राम के अंदर वो हार्डवर्क वाले सर्कल के अंदर लगाता है। क्या कह रहे जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन सर मैं मेट्रो में था। हैं? और ओके। मेरे को फर्स्ट थॉट आया मेरे फ्रेंड्स को बताने के बाद में, और मेरी क्या है कुछ तो उस टाइम पे फ्रेंड से डिबेट होती थी, और मुझे लगता था कि आपका जो यूट्यूब वाला सोशियोलॉजी का मटेरियल है, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई अगर कोई स्मार्टली उसको समझ जाए तो। बिकॉज 171 मार्क्स हैं, बहुत इससे ज्यादा तो कोई प्रमाण चाहिए नहीं कहीं पर। हाँ, तो मेरी ऐसे बेट भी लगी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ में, इसीलिए मैंने हरीडली एकदम जो मेट्रो में चलती आपको मेल लिखा था, वो थोड़ा वो सा इनफॉर्मल सा मेल अच्छा, था। नहीं नहीं, बहुत ही हाँ अच्छा मेल था वो। हाँ, रादर जो बच्चे उसमें इस एम आर को ढूंढ रहे हैं, मेरे को लगा अरे मेल 171 हाँ, मार्क्स, देखो उसको 171 मार्क्स है वहां पर। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, आप उसको ट्विटर पे शेयर कर देंगे। और अरे नहीं बट नहीं, तो हाँ, ये थैंक तो यू। जैसे ही मुहिम मुहिम चलता है, ये तो बहुत सही है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, फिर तुम्हारा फोटो जल जाएगा, फिर कोई और उसको देखेगा। ये तो मुझे तो लगता है कि अभी तो और भी बहुत सारे कंटेंट डालने हैं, और तुम जाके अभी क्योंकि तुम सिलेक्ट भी हो गए हो तो बच्चे तुमसे पूछेंगे तो और रिकमेंड करोगे, तो मैं चाहता हूँ ये चेंज चलता ही रहे बस। अच्छा, और इंजीनियरिंग कहाँ से करी? सर मैंने इंजीनियरिंग आईआईटी भुवनेश्वर से की है। अच्छा, ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल, अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन तो चूज नहीं किया? सर वो करता तो शायद कभी ना निकाल पाता। सही में। वो तो ऐसा लगता है बस, इंजीनियरिंग तो कई बार मैंने खुद भी इंजीनियरिंग में लगता है बस बस खत्म हो गई, दैट्स इट, और नहीं पढ़ सकते। फर्स्ट टाइम भी जब मैंने सोशियोलॉजी का पेपर देखा था, एक महीने ही थोड़ा पढ़ने के बाद, तब भी मुझे लगा था कि इट इज डुएबल अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आई कैन से आफ्टर रीडिंग फ्रॉम माय बैकग्राउंड एंड 4 years you will never able be to qualify from electrical engineering. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो और प्लस वो भी है कि जो इंजीनियरिंग की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो मुझे तो लगता है कि हाँ बस वहीं तक ठीक है। तो अच्छा, लेकिन मुझे खैर वो है कि जैसे इस बार हमारे स्टूडेंट है, उसके 315 नंबर है सोशो में। तो हाँ लेकिन सर, मैंने फॉलो कर रखा यूट्यूब चैनल, तो उसमें मैंने देखा था आपने थोड़े दिन पहले पोस्ट डाली थी। भाई, और लेकिन 171 जो पेपर वन में, ये ज्यादा बड़ी बात है। और भी ये जो जो बहुत ही हाई है नंबर, कटे ही नहीं नंबर कहीं पर, ऐसा है कि बहुत ही है एक्सेस। पेपर टू में उतना ही रिलेटिवली लो स्कोर भी है सर, 117। हाँ, तो लेकिन वो है कि थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा इस बार, अगर पेपर दोगे तो दो चीजों पे काम करना पड़ेगा कि पेपर वन 171 दोबारा अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही हाँ मुश्किल है। और 117 से इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, दोनों पे ही काम करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो और अच्छा, अभी जो जो बिल्कुल राइट आफ्टर द एग्जाम है ना, जो जैसे रिजल्ट देखकर जो कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक जैसे हमारे साथ स्टूडेंट थे, उनका लास्ट टाइम रैंक नहीं आया, इस बार रैंक आ गया। तो लेकिन रैंक उनका थोड़ा पीछे है, तो वैसे वो कह रहे थे कि पीछे आ गया सर, थोड़ा आगे आना चाहिए था। मैं कहा याद करो, लास्ट टाइम रैंक नहीं आया था तो बड़े परेशान थे। तो इसीलिए तो वो कैसी फीलिंग कैसी है? सर, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं तो बस यही प्रे कर रहा था कि जस्ट एक बार भगवान करे इस बार प्रीलिम्स निकल जाए। अच्छा। और प्रीलिम्स निकल गया, फिर ये प्रे कर रहा था भगवान करे मेंस निकल जाए ओके। और उसके बाद में इंटरव्यू हो जाए कुछ। अगर 1000 भी रैंक आए तो भी इट्स ऑल गुड। राइट। बट आई राइट। एम वेरी ग्रेटफुल। एंड मुझे सर जो मेंटर्स जो मिले और जो मुझे फ्रेंड्स मिले ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब कभी भी और जो सोर्सेज है ना, उनके पीछे ना तो मेरे पास जाने का टाइम था, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मुझे गाइड करते गए। दैट्स व्हाई आई थिंक आई विल एबल टू क्लियर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। सही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब वो मुश्किल चीज होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो और जैसे जामिया के बारे में बताओ कुछ, कि जामिया में जैसे क्या कर रहे हो, या जैसे क्या, क्योंकि बहुत हाँ बच्चे सर, select होते हैं जामिया से। जामिया आरसीए के अंदर मैं एनरोल हुआ था फॉर माय इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। उससे पहले की प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स तक की तो घर रखी की थी, और मेंस के लिए मैं पटेल नगर में रहता था। ओके। फिर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ पे आया था बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन एंड देयर मेंटरशिप इन इंटरव्यू गाइडेंस, और फिर उसकी वजह से डायरेक्ट आरसीए के अंदर एनरोल हो गया था। तब से मैं 5-6 महीने से यहीं पे हूँ। ओके, ये बढ़िया है, क्योंकि काफी लास्ट ईयर भी तो काफी न्यूज में भी था, बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए थे। यस सर, ऑल इंडिया रैंक वन श्रुति मैम यहीं से थी। राइट, एग्जैक्टली। ओके। ओके, और जैसे कोचिंग के बारे में बताओ कि कोचिंग की इम्पोर्टेंस, एंड तुमने कहाँ से कोचिंग ली? सर कोचिंग तो मैंने कहीं से ली नहीं, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। ओके। हाँ बट जो मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज जरूर लगाई थी, राउस के अंदर टेस्ट सीरीज लगाई थी। सोशियोलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज लगाने का मेरे पास टाइम था नहीं, बिकॉज मेरे को पढ़ने का ही टाइम उतना नहीं हो रहा था।
तो ओके। मैंने उसके लिए ज़्यादा टेस्ट लगाई नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट था मैं। और ओके। जो आपके सोशियोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं, हम्म। बिकॉज आपको एक बात बताऊं, मैं जिस दूसरी जगह जहाँ भी कोचिंग के अंदर अगर पूछ भी रहा था तो सब लोग पहले तो बेस बनाने के लिए वही लेक्चर्स रेफर कर रहे थे। अच्छा। और हाँ, तो आपने जिस तरीके से जो पीपीटी उसमें बना रखी है ना, उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि वो काफी हद तक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है ऑलरेडी, अगर कोई राइट। ढंग से समझे तो उनमें बस इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा सा ऐड कर दो तो इट्स लाइक वेल प्रिपेयर्ड 10 और 20 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी। तो राइट। उनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। ओके, सही है। ये तो इसको, ये तो बाकी बच्चों को बताना जरूरी है। तो एक जैसे अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे थे, मतलब मुझे ना ये फीडबैक भी चाहिए कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो समझ आ रहा था कि या फिर कि जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है। नहीं सर, बहुत बहुत सही समझ में आता है। उसका रीजन है ना कि आपने एक तो उसको बहुत आर्टिफिशियल नहीं बनाया। जब जैसे मैंने बाद में जब मीन्स देने के बाद में मैंने अपनी सोशियोलॉजी को इम्प्रूव किया है। हम्म। 2 महीने में तो बहुत कम पढ़ा था, हर लॉम्बर्स और बाकी जो आपने सोर्सेज बता रखे, रिट्जर और वो सब पढ़ने की कोशिश करी। बट वो पढ़ने से पहले मतलब डायरेक्टली आप उन पे जंप नहीं कर सकते हो। आपने उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के जो कॉम्बिनेशन है और जो अभी करंट के जो एग्जाम्पल्स है जो हम सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं, उससे आपने रेट करके जो बता रखा है वो बहुत ही इजीली होता है रिटेन करना भी। और फिर से जो उसमें जो मेनोमेनिक्स और जो थिंकर्स को याद करने के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स आपने यूज करें, वो तो खैर है ही बेस्ट। है ना, वो बिल्कुल देसी तरीका है वो याद करने का। हाँ, बिल्कुल देसी तरीका। एग्जाम्पल्स भी बहुत देसी देसी एग्जाम्पल, जैसे कास्ट के एग्जाम्पल्स आपने यूज किए हैं उसके अंदर, या बहुत राइट। बार आप एससी दुबे और उन सब की जो स्टोरीज पे जोक करते हो, वो मतलब रिटेन रह जाता है वो। राइट, हाँ, चलो ग्लैड की चलो हेल्प हो गया। अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू खुद से सॉल्व कर रहे थे तो कैसे चेक करते थे कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं क्या करता था, ये अप्रोच मुझे जो राउस के अंदर एक टीचर थे उन्होंने मेरे को बताई थी। तो वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम अभी कोचिंग तो नहीं कर सकते, तुम इस अप्रोच से कर सकते हो। अप्रोच उनकी थी, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया था। उसमें ऐसे था कि मैं एक पीवाईक्यू सेलेक्ट करता था एक टॉपिक के ऊपर। और उस ओके। टॉपिक के ऊपर वो जो पीवाईक्यू होता था वो अराउंड इतना बड़ा होता था कि 10 मार्क का नहीं 20 मार्क का सेलेक्ट करता था, जो कि होलसम उस टॉपिक को कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का जो है अपन को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखने हैं या जो कुछ भी लिखना है, तो उस पे मैं अपने हिसाब से जो मेरे पास कंटेंट था, विच इज योर वीडियोस एंड तुषारांशु सर नोट्स एंड फ्यू नोट्स फ्रॉम हियर एंड देयर अदर टॉपर्स, तो उसमें से कंपाइल करके मैंने 20 मार्क का प्रिपेयर कर लिया था। उस ओके। 20 मार्कर को ही रट रट के और लास्ट में रिप्रोड्यूस कर दिया। ये वो भी एक एक्स्ट्रा यहाँ तो एफर्ट चाहिए कि कंटेंट तो अवेलेबल है, लेकिन रट कितना पाएंगे, कितना, कितने खुद में भी इंटेंट होना चाहिए ना रटने के लिए। तो वो इंटेंट होगा तो ही पार, नैया पार होगी, अदरवाइज तो मतलब कंटेंट तो सभी के लिए अवेलेबल है। हाँ और सर, लास्ट तक भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे पेपर टू को लेकर के। बट किसी तरीके से बस मुझे ये पता था कि पेपर वन अगर अच्छा है तो अगर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं उसके अंदर भी, बिकॉज उन थिंकर्स को आप यूज कर सकते हो पेपर टू में अगर स्मार्टली, अगर आपको ऐसे राइट। करके आप लिख सकते हो ना, बिकॉज फ्रॉम द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव दिस दिस इज फ्रॉम राइट। द लाइक फंडामेंटलिस्ट, तो इस तरीके से लिख लिख के अब मुझे लगता है कि 117 भी कैसे आ गए मुझे वो भी नहीं पता पेपर टू के अंदर। अभी क्योंकि ना जैसे जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कई बार जो पेपर टू में क्वेश्चंस या कहीं भी जो अगर अगर अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद अगर मार्क्स कट नहीं आ रहे, तो एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें टॉपिक नहीं पता। हमें उस टॉपिक के यस। बारे में जब लिमिटेड नॉलेज होती है हम लिख नहीं पाते उतना अच्छा। तो जैसे अगर वेबर पे कोई सवाल आ गया, वेबर पे आपको तीन थिंकर्स पता है जो वेबर के साथ में खड़े हैं, कोई दो पता है वेबर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अच्छा आंसर बना ही लोगे आप। तो जैसे भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा बना लें, कंटेंट नहीं पता तो दिक्कत हो जाती है। तो पेपर टू में ना कुछ कुछ चीजें मिसिंग भी हैं, यूट्यूब पे मुझे डालनी है, वो मैं डाल दूंगा अब जैसे रादर अब आपसे बात भी हो गई है ना, तो 117 आए हैं तो वो डाल दिए तो शायद तो अगर वो प्लेलिस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थिंकर्स वाली प्लेलिस्ट है पेपर वन के अंदर, ओके। जिसमें पार्सन्स तो आपने उसमें बोला हुआ है कि क्वेश्चन आता है लोग बाग फिर भी छोड़ के आते हैं, और आया क्वेश्चन 20 मार्कर के अंदर अच्छा, नाइस। आपने बोला हुआ है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे ना रिविजन तो हाँ। और वो हर साल हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछते हैं वो 20 मार्क में पार्सन्स को। तो मेरे पास ऑप्शन था वहां पे उसको छोड़ के दूसरा वाला एक चूज करने का, मगर ओके। मुझे पता था कि ये आया है और इसको अच्छे से लिखना है। ये हिम्मत हाँ हिम्मत भी दिखाई ना तुमने, फिर हिम्मत का ही फल हाँ मिलेगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि आपने जो समझाया ना वो सेट पैटर्न में समझाया कि ऐसे समझो कि पहले पार्सन का ये समझो, फिर वो समझो, उसी तरीके से रट लो बस, उसको ज्यादा सोचना नहीं है कि वो। इसलिए ना कि सर अगर मैं ज्यादा दिमाग लगाता ना पार्सन्स में तो शायद कुछ गड़बड़ कर देता उसके अंदर। और वो जो सेट फॉर्मेट में जिस तरीके से समझा रखा है उसी तरीके से मैंने उसे अपने पीवाईक्यू के अंदर लिखा था। वो जो ओके। टेबल बनानी होती है पार्सन्स की, वो जो डायग्राम है पार्सन्स वाले क्वेश्चन के अंदर, वो एज इट इजली रिप्रोड्यूस कर दो ज्यादा सोचे बिना। बस हाँ, आपको थोड़ा पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी जिस हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, वो ये है कि हाँ पार्सन में कुछ तो चीजें स्पेसिफिक सी हैं वो पढ़ो और आराम से समझ भी आ जाती हैं।
अच्छा, और जीएस के बारे में, जीएस में कि टाइम से पेपर कैसे खत्म किया, या सवाल छूटे भी? सर मेरी एथिक्स में एक केस स्टडी छूटी थी। ओके। हाँ, और GS1 के अंदर क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी वाला पार्ट अच्छा हो गया था, और मुझे जो GS1 के अंदर जो है बाकी हिस्ट्री और उसके अंदर तो प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली स्टैटिक पेपर। बहुत ही कम पार्ट आता है उसके अंदर करंट अफेयर से। तो इसीलिए मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि मेरे को 128 मार्क्स मिल गए उसके अंदर। अच्छा। और हाँ, नहीं। तो उसके अंदर मैंने सारा जो प्रिपरेशन है अपना प्रीलिम्स वाला ही रखा था, बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। और फिर जो आंसर्स हैं वो मैंने 3 आवर्स के जो टाइम डोमेन के अंदर कोचिंग में जाके लिखे थे। एक टेस्ट ओके। सीरीज लगाई थी इसमें मैंने। अच्छा, कहाँ पर लगाई? मैंने वही राउज में जो मैंने बताया ना, अब राउज में एक टेस्ट सीरीज लगाई ठीक थी। है, ब्राउज में लगाई, ठीक है। ओके। तो ये टेस्ट सीरीज का फायदा तो रहता है हमेशा। हाँ सर, टेस्ट सीरीज का फायदा हुआ, और मेन टेस्ट सीरीज से ज्यादा मुझे वहाँ पे जो एक जिन सर का मैंने आपको नाम बताया ना, मंगल सर, उनसे पर्सनल थोड़ी गाइडेंस मिली थी किस ओके। तरीके से मुझे चीज़ों को अप्रोच करना है। इस वजह से मुझे वो ज़्यादा फायदेमंद लगा मेंटरशिप, बजाय ओके। कि क्योंकि टेस्ट सीरीज तो वैसे भी रेडली मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी हमने सुबह, मेरी मेरी सुबह क्लास थी, उसके पहले मैं डिस्कस कर रहा कि ना कि कुछ भी चीज़ ना अब बहुत इजीली अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज़ जो अब मैटर कर रही है, वो मैटर कर रही है किस दिशा में जाए उसको मेंटरशिप कह रहे हो, है ना? तो दिशा जो है वो Yes. बहुत बहुत ज़रूरी हो गई है कि बच्चे भी मेहनती बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आवाज। वो रीजन ये होता है ना कि हम लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत अटेम्प्ट्स लगा देते हैं उसमें। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको वो गलती करने से पहले रोक लेते हैं। बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच ना होने से पहले बता देते हैं कि भाई इतना मत करो, इतना रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में आप। राइट। तो आप इस तरीके से स्मार्टली कम में करके ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly। और अभी तो ना, और भी जैसे अभी जैसे प्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्री में इतना भयंकर पेपर आ गया है, तो पीपल विल गो फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी पढ़ लो, वो कर लो, वो कर लो। आई एम नॉट रियली तो श्योर कि सर इसमें मेरा, सॉरी टू कट यू, बट सर इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हाइप्ड है सर, कि प्री में बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया। अच्छा। और हाँ, मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है। क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू दिया था इस बार ही, और मेरे को इतना टाइम मिला भी नहीं था प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड स्टिल आई एम गेटिंग 92 मार्क्स इन GS1, एंड गुड इनफ मार्क्स, एंड आई क्लियर्ड आल्सो। सो ओके। मुझे लगता है ना कि अप्रोच थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, बजाय कि रिसोर्सेज, और इट्स लाइक कि अब यूपीएससी को प्लान बी बना लो, यूपीएससी ने एलिमिनेशन ही एलिमिनेट कर दिया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, वो वाले जो क्वेश्चन है ना, जिनमें असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन लग रहा है, और एक स्टेटमेंट गलत होने से डायरेक्टली एलिमिनेशन होकर के आंसर आ जा रहा है। बट वो क्योंकि पहले तरीके से ऑप्शंस नहीं आए कि 1 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट एंड 1 2 एंड 4 ओनली आर करेक्ट, तो लोग एक सेट पैटर्न पे अपना माइंड सेट बना के आते हैं, और फिर वो जो कुछ नया आ जाता था शॉक की वजह से एकदम ही मतलब नहीं संभाल पाते अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है। और अगर तुम तो रणभूमि से आ रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। मुझे तो खुद लगता था ऐसे कि 100 110 नंबर निकाले जा सकते हैं इस पेपर में। यस सर, यस सर। और खासकर सर जो करंट अफेयर्स है ना, वो भी करंट ना होकर कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स आ रहे हैं। ये पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे IR के जो क्वेश्चंस हो गए, या बहुत सारे इसके भी जो क्वेश्चंस हो गए साइंस एंड टेक वगैरह के, तो उसमें भी आपको ये ऐसे नहीं है कि लास्ट टाइम पे एक मैगजीन पढ़ लोगे, कंपाइलेशन पढ़ लोगे और उससे निकालोगे। अगर आपने कंटिन्यूअसली 2 साल से वीडियोस फॉलो करी हैं, या 2 साल से आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो वो जो क्वेश्चंस थे सोमालिया वाला या और जो, वो डुएबल थे सर। वो ऐसी बात नहीं थी कि नहीं है। मुझे तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज्यादा हार्ड पूछे थे, और वो हर साल यूपीएससी करेगा, और अगर नहीं करेगा तो बिगनर्स को एडवांटेज कैसे होगा। राइट है ना, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात। और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये। आई मस्ट कमेंड योर अंडरस्टैंडिंग। और जैसे अगर आप जैसे सर को बोल रहे हो, मेंटर जो आपको किया, कि बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ऑफ द एग्जाम। तो ये बहुत एसेंशियल है कि जो थैंक यू सर। इसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं होते। ग्रेट। और आई एम लाइक हैप्पीली सरप्राइज्ड कि बहुत ही जल्दी तुमने ये सीख लिया। और जैसे अभी तुम ना प्रोसेस में हो ना, तो ये दिखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं प्रोसेस में एज सच मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, हमको पेपर में नहीं बैठना, मुझे बच्चों को प्रवचन करना है, मुझे उनको ऐसे करना है कि ये पढ़ लो, वो कर लो, तो मैं थोड़ा डिटैच तरीके से देख सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि हाँ, हो यस, सकता है कि, लेकिन अगर आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यू आर हाईली अटैच्ड, इवन देन यू एबल टू वॉच, टू सी दैट, तो दैट्स रियली कमेंडेबल। तो थैंक और यू सर। दिस विल रियली हेल्प यू। तो ओके, कोई अगर पर्टिकुलर एनीथिंग जो कि तुम्हें लगता है कि लोज ऑफ योर प्रिपरेशन, तुम्हें लग रहा है कि कहाँ पे आ गया मैं, कहाँ अच्छी भली जो मेरी जॉब मिल गई थी, कहाँ यूपीएससी में आ गया? सर वही है, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज और खुद के पर्सनल इश्यूज को यूपीएससी के साथ बैलेंस करना काफी टफ है।
क्योंकि जैसे मेरी कंडीशन जितनी ठीक थी, हो सकता है बाकियों की उतनी ना हो, कि हम्म, मुझे जॉब भी मिल सकती थी और शायद मैं अभी भी नहीं मेरा क्लियर होता तो आई गेस मुझे कोडिंग में या कहीं और सेक्टर में वापस से जॉब मिल जाती। हम्म, बट बहुत लोगों को नहीं मिलती है, तो सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उनके साथ में पढ़ाई को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम्म, जब जैसे प्रीलिम्स आपने कहा, क्योंकि हर किसी को मेंटरशिप अच्छे से गाइडेंस मिलना भी अवेलेबल नहीं हो पाता, बहुत रिमोट रिमोट एरिया से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। और अब चूंकि मुझे मिल गया, तो मैं भी पूरी कोशिश करता रहता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे जो भी कोई एसोसिएटेड है उनकी हेल्प कर सकूँ। और ये जैसे आपने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम्म, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आजकल के टाइम पे। हम्म, तो ये बहुत मतलब बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन और बहुत ही सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए वो भी मतलब ज़्यादातर कोशिश की जानी चाहिए, बजाय कि ना कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ये भी कर लो। ये अच्छा है कि हाँ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो में तो अब इंफॉर्मेशन हाँ रादर अब उल्टी दिशा में चल चुकी है। ओके। यस। स्लीपी क्लासेस को पर्टिकुलरली जो कहाँ कहाँ यूज किया और सर सोशल। मेनली सोशियोलॉजी में किया मैंने। और ओके। वो जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है जिसमें आपने ब्लैक स्क्रीन पे जो समझा रखे राइट। थिंकर्स और वो एकदम राइट। फर्स्ट प्लेलिस्ट जो है, उसी को काउंटलेस टाइम से देखा होगा। मतलब अभी भी अगर मैं किसी को भी, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई स्टार्ट करना है तो कैसे करना है सोशियोलॉजी, तो फर्स्ट 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, और वो 2 3 बार पढ़ने के बाद में डायरेक्ट वीडियोस को देखो, मल्टीपल टाइम जितना देख सकते हो। मैं तो बाथरूम में भी लगा करके सुनता रहता था कि कुछ याद ही हो जाए सुनते सुनते। तो नाइस। वो तो बेस्ट मटेरियल है वो तो, और उससे बेस्ट मटेरियल सोशियोलॉजी का है भी नहीं यूट्यूब पे। जो कुछ है वो यूपीएससी ओरिएंटेड नहीं है। यूपीएससी और वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ड्रिवन चाहिए। जैसे आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मतलब कितने बच्चे होते हैं जो नॉन बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल बैकग्राउंड नहीं होता, कि क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की रिटेंशन हो जाए, तो वही एक टारगेट है, वही एम है यस। कि रिटेंशन पे काम करना है। अदरवाइज तो मतलब ज्ञान की प्राप्ति वाला उसका वो शायद वो नहीं है, उसका एजेंडा नहीं है। तो अब तो सर वो यू आपने वो जो सोशियोलॉजी का जो करंट अफेयर्स वगैरह पे वीडियोस आती हैं, पहले राइट, वो नहीं आती थी, अगर वो और आती तो और अच्छा हो जाता। वो एग्जाम्पल्स में काम आ सकती हैं। हाँ, हाँ। और पेपर 2 के अंदर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को इनकलकेट करने में भी बहुत हेल्पफुल। बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, इस बार अगर पेपर दोगे तो गेट इन टच, ठीक है तो। और यस। तो कुछ तो ना जैसे बेसिक बेसिक चीज़ों पे और काम कर सकते हैं, ऑलरेडी यू देयर, बस थोड़ा सा और पुश है तो काफ़ी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी जल्दी। यस। लेकिन दे विल बी अ लॉट मैनी अभिषेक्स वाचिंग अभिषेक और गेटिंग इंस्पायर्ड कि किया जा सकता है, नंबर लाए जा सकते हैं। और किसी ने भी कोई एक अभिषेक द्वाचा भी लेकर आए हैं तो मैं भी लेकर आऊंगा। तो ऐसे वाला कि वो चेन चलनी चाहिए बस इंस्पिरेशन की, और कि किया जा सकता है। तो इसीलिए बस यही था। एंड थैंक यू वंस अगेन कि टाइम भी निकाला और कि इंटरव्यू करा। तो ये थैंक्स टू यू सर। बस इसी बात का मतलब शुक्र है कि भाई वापस वापस नहीं देना पड़ेगा साइकिल बार बार, अगर एक बार एग्जैक्टली। कुछ कुछ एटलीस्ट कुछ तो हो गया। अरे यार, ये तो बहुत ही ऐसे बोलते हैं कि कर्म जो अच्छे किए होंगे इंसान ने, तो ही हो पाता है ये। अदरवाइज तो जैसे कितने बच्चे मिलते हैं हमें 5 5 6 6 साल लगा देते हैं और कुछ बहुत ही परेशान होकर चले जाते हैं, प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं होता कई बार। तो इसमें सर मुझे लगता है कि लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रीलिम्स में तो होता ही है और इंटरव्यू में भी होता है, मेंस में इतना नहीं होता, मगर प्रीलिम्स और इंटरव्यू में तो बहुत होता है। तो राइट। और लेकिन इंटेंट होता है ना, जब आपको करना होता है तो एक लेवल तक पुश किया होगा ना, उसके बाद लक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पुश ही नहीं किया ना, लक की वेट नहीं कर सकते, हाँ। फिर आप कुछ नहीं करेगा। हाँ, जैसे वो वेन डायग्राम के अंदर वो हार्डवर्क वाले सर्कल के अंदर लगाता है। वही आता है एग्जैक्टली परफेक्ट, हाँ उसके अंदर ही लगाएगा। सही। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा बात करके। और जनरली लुकिंग वेरी गुड। अगर जो कभी चंडीगढ़ में आओ तो आई एम श्योर कि विल बी लाइक वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। काफी थैंक यू सर। काफी ऐसे यंग और रिफ्रेशिंग सा आपका चेहरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख के कि देश में और नौजवान भी आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक ओके। यू सर। ओके, बाय बाय। बाय।